Hi everyone, Akash Verma this side and welcome back to Pharma Minds channel. तो अभी तक हम एम्स दिल्ली के पार्ट 3 वीडियो पब्लिश कर चुके हैं जिसमें हम 121st क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम रिमेनिंग 14 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो छोटी वीडियो रहेगी और क्वेश्चंस एज कंपेयर टू पार्ट 1, 2, 3 आसान है और जल्दी फिनिश करेंगे इसको। सूटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। And as always, I'm Akash Verma and I'm GPAT and NIPER qualified and I'm from NIPER Mohali, जो सबका ड्रीम होता है। तो उस कॉलेज से मैं हूँ और एंड आई टीच फार्मा माइंस इन फार्मा माइंस फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एमबीए। दीज सब्जेक्ट्स आर माय स्पेशलाइजेशंस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। 122nd क्वेश्चन। तो ये आपका, ओके, जस्ट अ सेकेंड ना, हाँ। तो ये आपका बायोफार्मास्यूटिक का क्वेश्चन है, बायोफार्मास्यूटिक्स, ठीक है। चलो, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। ओके, यहाँ बोला गया है कि जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होती है उसकी खास बात क्या है। नॉन लीनियर से जानने से पहले हम समझेंगे लीनियर क्या है। अगर आपने ये जान लिया तो नॉन लीनियर को जानने में बड़ी ज्यादा आसानी आपको होगी, क्योंकि वो कुछ बचेगा ही नहीं। देखो, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स ये कहती है कि AUC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितनी ज्यादा दवाई आप खाओगे उतनी ज्यादा दवाई आपके ब्लड में जाएगी। जितनी ज्यादा दवाई आप खाओगे उतनी ज्यादा दवाई आपके ब्लड में जाएगी, उतना ज्यादा एरिया अंडर कर्व ग्राफ पे उतना बड़ा ग्राफ बनेगा। सिंपल, जितनी ज्यादा दवाई खाओगे उतनी ज्यादा ब्लड में जाएगी। नॉन लीनियर इसका उल्टा है। वो ये कहती है कि एरिया अंडर द कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज। तो सी यहाँ पर आंसर है। तो मैंने जैसे बोला कि लीनियर जान लो, नॉन लीनियर उसका उल्टा है। लीनियर का मतलब यही था कि डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अंडर कर्व, ठीक है। चलो, तो देखो लीनियर की बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि जो एरिया अंडर कर्व है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोज। और कुछ खास बातें यहाँ लिखी हुई है कि जो डोज और ड्रग लेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एलिमिनेशन यहाँ कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब ड्रग हमारी बॉडी से धीरे धीरे करके एक स्टेडी रेट पे बाहर निकलता है। हाफ लाइफ रिमेन्स द सेम। हाफ लाइफ मतलब वो स्पीड जिसमें ड्रग हमारी बॉडी से 50% बाहर हो जाता है, वो भी सेम रहता है, ठीक है। तो नॉन लीनियर में क्या है, नॉन लीनियर के अंदर एरिया अंडर कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज, नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। बाकी थ्योरी जैसे मैंने हमेशा बोला, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप इसको रीड कर सकते हो। जरूरत नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुन लोगे तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 123rd क्वेश्चन, ये आपका कॉस्मेटिक्स आया क्वेश्चन है। कॉस्मेटिक मतलब फार्मास्यूटिक्स। तो उसमें बोला गया है थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स की कहाँ जरूरत पड़ती है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड के अंदर खास बात ये होती है ना कि ये आपके स्किन के अंदर जाके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है, वो भी केराटिन में। केराटिन कहाँ मौजूद है, आपके बालों में, आपके नेल्स में। तो अगर ये बालों में जाके नेल्स में जाके वहां बॉन्ड तोड़ रहा है तो ये कहाँ कामयाब हो सकता है, कुछ हेयर के प्रोडक्ट्स में, कुछ नेल्स के प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर वैनिशिंग क्रीम ये नहीं है, स्किन टैन ये नहीं है, इमोलिएंट ये भी अलग चीज होती है। डेपिलेटरी प्रिपरेशंस, डेपिलेटरी प्रिपरेशंस होता है स्किन से बाल को हटाना। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ए। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड, सॉरी, इस्तेमाल होते हैं डेपिलेटरी प्रिपरेशन में, क्योंकि ये स्किन से बाल हटाने में वीकन्स द हेयर एंड अलाउज इट टू इजीली रिमूव फ्रॉम द स्किन, ठीक है। ये केराटिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और डेपिलेटरी प्रिपरेशन की तरह इस्तेमाल होते हैं। चलो, 124वां क्वेश्चन, इसमें से कौन सा फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट है नेगेटिवली चार्ज ड्रग के लिए। सबसे पहले समझो फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट क्या होता है, क्योंकि मेरी क्लास में कुछ भी चीज स्लाइड रीडिंग नहीं होती, हर चीज समझाता हूँ ताकि यार बच्चे को समझ तो आए कि जो पढ़ रहा है रट के नहीं जा रहा, समझ के जा रहा है। फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट क्या होता है ना, जैसे सस्पेंशन मान के चलो। तो सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट बेसिकली ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मान के चलो कि यहाँ पे एक्स, वाई, जेड करके मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में बॉन्ड बना ले, बॉन्ड बना ले। और ये जब बॉन्ड बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है, उसे बोलते हैं फ्लॉक्स, फ्लॉक्स। या फिर बोल सकते हो क्लम्प्स। बहुत ही लूजली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, सस्पेंशन है, सस्पेंशन में फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये
वहां पर जो स्पीशीज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में लूज बॉन्ड्स क्रिएट कर सके और उसकी मदद से वहां पे क्लम्प्स बना सके। क्लम्प्स कुछ नहीं, वो आपस में एक बॉन्ड बना लिया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही पूछा गया कि अगर नेगेटिवली चार्ज ड्रग है, उसके लिए हम कौन सा फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसे आपस में जोड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका रीजन आपको बताता हूँ। नेगेटिवली चार्ज ड्रग है तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुछ पॉजिटिव। तो एल्यूमिनियम आयंस के ऊपर होता है 3+ चार्ज, इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए सबसे बेहतरीन जो रहेगा वो रहेगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या करेगा, फ्लॉक्स बोल सकते हो या क्लम्प्स बोल लो, या फिर एक और वर्ड होता है एग्रीगेट्स, उनको आपस में जोड़ देता है। ठीक है, ऐसे जोड़ देता है, लेकिन इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, अलाउ द लार्जर एग्रीगेट्स, ओके, कम टुगेदर, आपस में ये जुड़ जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 125वां क्वेश्चन, हैंड क्रीम्स, हाथ पे लगाने वाली क्रीम्स में हीलिंग एजेंट कौन सा होता है। डायरेक्ट सीधे चलते हैं आंसर पे, आंसर है बी। याद रखना है यूरिया, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या, मॉइस्चराइजर होता है बेसिकली। तो यूरिया के अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, केराटोलाइटिक प्रॉपर्टीज होती है, ह्यूमेक्टेंट होता है। ह्यूमेक्टेंट मतलब मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी। ये स्किन के अंदर मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, रिटेन करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये बेसिकली बैरियर भी क्रिएट करता है और इन्वायरमेंट के जो खतरे हैं उनसे हमारी स्किन को बचाता है। ठीक है, जबकि बात करें बीज वैक्स की, जो वहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ था बीज वैक्स सी वाला, वो इमोल्यूएंट होता है, इमोलियंट, जो कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, हेल्पिंग टू सील इन मॉइस्चर। ये सील सी क्रिएट कर लेता है मॉइस्चर के अंदर। ठीक है, इमोलियंट होता है। 126वां क्वेश्चन, which one of the following is commonly used bulking agent in formulation of freeze dried low dose drug products। पहली बात तो फ्रीज ड्राइड, फ्रीज ड्राइड मतलब ठंडे वाले, सिंपल भाषा में ठंडे वाले प्रोडक्ट्स जो कि लो डोज है। तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं एज अ बल्किंग एजेंट। सीधे सीधे आंसर बताता हूँ, ज्यादा इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, मैनेटॉल। मैनेटॉल, फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स के अंदर मैनेटॉल एक बल्किंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बल्किंग एजेंट होता है फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स के अंदर, जहां पर देखो फ्रीज ड्राइड को एक चीज याद कर लो, उसको लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि फ्रीज ड्राइड का दूसरा नाम क्या है, तो लायोफिलाइजेशन। ठीक है, तो वहां पर मैनेटॉल क्या करता है, बेसिकली ड्रग को स्टेबलाइज कर देता है। क्यों, देखो लायोफिलाइजेशन के अंदर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। और ये आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, देखो इतना ठंडा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे आइस क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं जो स्टेबिलिटी खराब कर देते हैं। उस स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए मैनेटॉल दिया जाता है। ठीक है, ये क्रायो प्रोटेक्टेंट होता है। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, इट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम थर्मल स्ट्रेस ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। जब हम फ्रीज करते हैं ताकि इसको हम बाद में इस्तेमाल कर सके, तो उस पर स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। उस क्रिस्टल्स को रोकने के लिए हमें कुछ बाहर से डालना पड़ता है। डालने के लिए हम क्या डालते हैं, मैनेटॉल, जो बल्किंग एजेंट भी है, साथ ही साथ क्रायो प्रोटेक्टेंट भी होता है। इसमें एचपीएमसी भी आता है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, जो कि एक बाइंडर होता है और फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होता है। और ये टैबलेट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। चलो 127वें क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बायोफार्मास्यूटिक का क्वेश्चन है। नॉइस विटिनी इक्वेशन ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, कहाँ अप्लाई होती है। सिंपल सिंपल आंसर, डिसोल्यूशन रेट। तो बेसिकली नॉइस विटिनी इक्वेशन जो है वो डिसोल्यूशन रेट, मतलब कि ये समझ लो एक सॉल्यूशन है और उसमें ड्रग जो है कितनी जल्दी घुलेगा, डिसोल्यूशन मतलब घुलना, डिसोल्यूशन रेट मतलब कितनी जल्दी घुलेगा, इस चीज को बताता है नॉइस विटिनी इक्वेशन। डिसोल्यूशन घुलना, डिसोल्यूशन रेट कितनी जल्दी घुलेगा। ठीक है, नॉइस विटिनी इक्वेशन। तो ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन बताती है सॉलिड सब्सटेंस का सॉल्वेंट में, पानी के अंदर कोई सॉलिड सब्सटेंस कितनी जल्दी घुलेगा। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, इसकी मदद से हम ड्रग की बायोबिलिटी को थोड़ा समझ पाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलो 128वां क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा ध्यान दिया हो तो आपने एक मेथड पढ़ा था, एलिगेशन मेथड, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है और इसी को हम सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट क्वांटिटीज ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आर टू बी मिक्स टू मेक 100 ml ऑफ 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब 95 ले लो, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। पैटर्न हमेशा याद रखना, एक बड़ी वैल्यू देंगे, एक छोटी वैल्यू देंगे, बड़ी को ऊपर रखो, छोटी को नीचे रखो,
और बीच में जो हमें बनानी है 65% वाली हमें बनानी है, उसको बीच में डाल दो। ठीक है, बीच में डाल दिया। अब इनको माइनस करो, इसको माइनस किया तो 95 में से 65 गया, आपको भी पता है 30, और 65 में से 45 गया तो आया 20। तो रेशो कितना हुआ, 95 का जो हुआ वो हुआ 20, और 45 का हुआ 30। तो इसका 20 और आपका 45 का हुआ 30, तो ये कितना हो गया, मतलब कि 2:3, 2:3 आ गया। अब क्या करूं, अब बड़ा सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 + 3 कितना होता है, 5। तो 95 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2/5 800 कर दो। सीधे सीधे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 320। ठीक है, फिर आप 45 के लिए कर दो 3, क्योंकि इसका रेशियो 3 आया था, है ना, ये 2 ये 3, तो ये 3/5 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, क्योंकि 800 वॉल्यूम यहाँ दे रखी है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा आपका क्या, 480। ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, बड़ी वॉल्यूम ऊपर रखो, नीचे रखो छोटी वाली 95 45, जो चाहिए बीच में रखो, माइनस कर दो, रेशियो बन जाएगा 2:3, कभी 4:5 भी हो सकता है। तो 2:3 को साथ में लिखो। ठीक है, फिर उनको ऐड करो और डिवाइड करके परसेंटेज करके आंसर निकाल दो। अगर नहीं समझ आया दोबारा से देख लेना, और रिवाइंड करके समझ आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। अगर नहीं समझ आए तो नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, बड़ा ही आसान है, एलिगेशन मेथड, सिंपल मैथ्स। चलो 129वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा ड्रग है जो मार्केट से हटा लिया गया ड्यू टू टोर्साडे डेस्पोंटिस। देखो पहली बात तो ये टोर्साडे डेस्पोंटिस क्या होता है, एक टाइप की वेंट्रिकल एरिथमिया होती है। आप सबने एक डिजीज का नाम सुना होगा, एरिथमिया। सर ये एरिथमिया क्या होता है, एरिथमिया एक ऐसी डिजीज होती है जहाँ पे हार्ट, देखो हार्ट हमारी रिदम में काम कर रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, ब्लड पुश आउट होता है, आर्टरीज में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, एक रिदम होती है। अगर वो रिदम डिस्टर्ब हो जाए, हमारी हार्ट की जो बीट, हार्ट बीट होती है, वो ज्यादा फास्ट हो जाए, कभी बहुत स्लो हो जाए, कभी फास्ट हो जाए, एक वो रिदम डिस्टर्ब हो जाए, तो उसे बोलते हैं एरिथमिया। और अगर ये एरिथमिया की प्रॉब्लम दो जगह होती है हमारे हार्ट में आर्ट्रियम, सबको पता है वेंट्रिकल, अगर ये दिक्कत वेंट्रिकल में है तो उसे बोलते हैं वेंट्रिकल एरिथमिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, एक स्पेशल टाइप के वेंट्रिकल एरिथमिया, पूरा डीप में नहीं जाऊंगा, बड़ा कंसेप्ट है इसका, वेव्स वेव्स आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। एक स्पेशल टाइप के वेंट्रिकल एरिथमिया को बोलते हैं टोर्साडे डेस्पोंटिस। कंसेप्ट समझ आ गया। अब पूछा गया यहाँ पे कौन सा ड्रग है जो ये साइड इफेक्ट कॉज करता है, सिंपल सा आंसर है एस्टिमाजोल। एक ट्रिक याद कर लो, पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर वैसे बहुत सारे ड्रग है लेकिन पूछता यही है, सीजाप्राइड, एस्टिमाजोल, ठीक है, एस्टिमाजोल और टर्फेनाडीन, ये 3 ड्रग्स हैं जो क्या कॉज करते हैं, टोर्साइडस डिस्पोंटिस, कैट। ठीक है, चल ओके। 130वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर किसके थ्रू डिटेक्ट करोगे, एक्सरे डिफ्रैक्ट्रोमेट्री, सॉल्यूशन कैलोरीमेट्री, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, या फिर डिफरेंशियल स्कैलो स्कैलो स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। देखो अलग अलग टाइप की टेक्निक्स है, मेरी जबान भी लड़खड़ा गई। तो सिंपल सा आंसर है, पहली बात तो समझो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जहां पर कोई कंपाउंड टोटली सॉलिड और ग्लास लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, कोई कंपाउंड है, ठीक है, वो टोटल सॉलिड प्लस ग्लास लाइक स्ट्रक्चर अटेन कर ले, वो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को बोला जाता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे कंपाउंड फर्मली सॉलिड ग्लास स्ट्रक्चर बना ले, इसको डिटेक्ट करते हैं किससे, इसको डिटेक्ट करते हैं डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमीटर से। क्योंकि जहां भी यू नो टेम्परेचर आएगा वहां पर आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्यों, क्योंकि कैलोरीमीटर जो होता है ना, वो एक ऐसा डिवाइस है जो ये नापता है कि चेंज इन हीट कितना है, मतलब किसी प्रोसेस के दौरान हीट में क्या चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर हीट ही तो है। तो डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमीटर। ठीक है, देखो वही चीजें लिखी हुई है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या थर्मल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है हार्ड और ग्लास स्टेट के अंदर। ठीक है, ओके ओके, चलो ये डीएससी एनालिसिस, ओके वही चीज दी हुई है, डीएससी भी इसे बोलते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री।
ओके चल, ओके। 131वां क्वेश्चन, 131वां क्वेश्चन, ये आपका पूछा गया सस्पेंशन से। सस्पेंशन मतलब कि फिजिकल फार्मेसी का क्वेश्चन है। काउल्टर काउंटर कहाँ इस्तेमाल होता है? देखो, काउल्टर काउंटर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम किसी सस्पेंशन में ये पता लगाते हैं कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं और उनका साइज क्या है। ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं, उनका साइज क्या है। अब ध्यान से देखो, सरफेस एरिया बात ही नहीं हुई, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। ठीक है, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, कितना अमाउंट है और उनका साइज क्या है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। साइज उसका नापते हैं, और पार्टिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम। देखो, मेन चीज होती है साइज और अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, उसकी अमाउंट कितनी है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो बी रहेगा, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करता है काउंटर काउंटर। ठीक है, चल, ओके आगे चलते हैं 132nd क्वेश्चन पे। ड्रग्स फॉलोइंग वन कंपार्टमेंट वन मॉडल फार्माकोकाइनेटिक्स एलिमिनेट। जो जो ड्रग्स वन कंपार्टमेंट वन मॉडल फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो करती हैं, वो बॉडी से ड्रग को किस तरह से एलिमिनेट करती हैं? पहली बात तो सर, ये वन कंपार्टमेंट वन मॉडल फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या? देखो, ऐसा माना जाता है कि ये मान लो हमारी पूरी बॉडी है स्क्वायर बॉक्स की, इसमें अलग अलग यूनिट है, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर, और हर यूनिट में, बॉडी में जो हर यूनिट है उसमें ड्रग अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। ये है आपका मल्टी मॉड, मल्टी कंपार्टमेंट। लेकिन अगर मैं पूरी बॉडी को एक ही यूनिट मान लूं, जिसमें ड्रग जैसे ही अंदर जाता है तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या? वन कंपार्टमेंट वन मॉडल। मतलब पूरी बॉडी में मल्टीपल यूनिट्स नहीं है, सिर्फ एक ही यूनिट है और हमारी बॉडी ही यूनिट है। ठीक है, और ऐसे मॉडल में माना जाता है कि जैसे ही ड्रग जाती है तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और बॉडी से भी एक सिंपल पैटर्न में धीरे धीरे करके कांस्टेंट रेट पे ड्रग्स जो है बॉडी से बाहर आती है, बॉडी से बाहर आती है, सिंपल मैनर में आती है, कांस्टेंट रेट पे आती है। क्या हो जाएगा? मोनो एक्सपोनेंशियली। मोनो, मोनो मतलब सिंपल, बोलते हैं ना मोनोटोनस टोन है आपकी, बड़ी सिंपल टोन है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो देखो वही लिखा हुआ है, बॉडी को एक ही सिंगल कंपार्टमेंट माना जाता है, और यहाँ पे मोनो एक्सपोनेंशियल डीके होता है, मतलब बहुत ही सिंपल पैटर्न में बॉडी से ड्रग बाहर आती है। ठीक है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, डिस्ट्रीब्यूट रैपिडली, वही चीज जो मैंने बोली थी, बार बार वही रिपीट हो रही है। सस्पेंशन और सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन किस तरह से डिग्रेड करते हैं? जो ड्रग मौजूद है सस्पेंशन में या सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस में, ये डिग्रेड किस तरह से करते हैं, कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, नॉन लीनियर? तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर ना जो ड्रग होते हैं ना, जो सस्पेंशन में है, सेमी सॉलिड में है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करते। मान के चलो कंसंट्रेशन 100 mg है, ये निकलेंगे 80, फिर निकलेंगे 60, फिर हो गए 40। मतलब देखो कितना निकल रहा है, हर बार में 20 mg निकल रहा है। मतलब इसको कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता, ये बोलता है मैं हर बार में 20 ही निकलूंगा। अगर ये सिचुएशन होती, 100 से होता 50, 25, फिर 12.5। देखो, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, जो ये वाली कंसंट्रेशन है 25 वाली, वो 50 पे डिपेंड कर रही है, उसका आधा है, 50 वाली 100 पे डिपेंड कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 का हुआ 80, फिर 60, फिर 40, 20 20 20 हर बार निकल रहा है। ये होता है सस्पेंशन सेमी सॉलिड के अंदर, और इस काइनेटिक को बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये चीज भूलना नहीं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, सस्पेंशन में और सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। देखो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, और यहाँ पे ड्रग जो है कांस्टेंट होती है, हर बार 20 20 20 20 करके निकल रही है। ठीक है, चलो, 134वां क्वेश्चन, 134th क्वेश्चन, नेल पॉलिश में पॉलीमर कौन सा इस्तेमाल होता है जो फिल्म फॉर्मर होता है? देखो आप सबको पता है नेल पॉलिश कॉस्मेटिक है, उसके अंदर फिल्म फॉर्मर लगाया जाता है, उसके अंदर पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा पॉलीमर है? तो नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज होता है, या पॉलीलैक्टिक एसिड होता है? अब काफी बच्चे ये वाला ऑप्शन टिक कराएंगे, लेकिन ये यहाँ पर आंसर नहीं है। ये मोस्टली टैबलेट वगैरह, एंट्री कोटिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये नेल पॉलिश की बात हो रही है, यहाँ पर आंसर है नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेल पॉलिश के अंदर क्या होता है, सेलुलोज के डेरिवेटिव्स जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, ब्यूट्रेट,
एक्रेलिक पॉलीमर्स ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और सेलुलोज डेरिवेटिव नाइट्रोसेलुलोज भी है। ठीक है, तो इसलिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये जो हमारे नाखून होते हैं उसमें नेल पॉलिश को चिपका देता है और एक स्मूथ यूनिफॉर्म सी कोटिंग बना देता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 135th क्वेश्चन है ये। ओके, तो हाउ मेनी ml of 1:500 weight by volume stock solution should be used to make 5 liters of 1:2000 weight by volume solution? मतलब यहाँ बोला गया है कि एक कंसंट्रेशन है 1:500 की वेट बाय वॉल्यूम, और इसकी कितनी वॉल्यूम आपको चाहिए जिससे आप 1:2000 वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बना सके, और उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए 5 लीटर। मतलब कंसंट्रेशन देखिए और वॉल्यूम दे रखी है, और हमें पता लगाना है इस वाली वॉल्यूम का। तो देखो यहाँ पे 2 कंसंट्रेशन है, 2 वॉल्यूम है, यहाँ सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन मेथड, डाइल्यूशन मेथड क्या होता है? C1V1 इज इक्वल टू C2V2, और आपको V1 निकालना है, इनिशियल वॉल्यूम निकालनी है, फाइनल आपको दे रखी 5 लीटर। ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, बस आपको V1 निकालना है। बस यहाँ पे क्वेश्चन टफ क्यों है ये, सारी वैल्यूज दे रखी, बस यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बहुत तगड़ी है। जैसे वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है लेकिन यहाँ लीटर है, ये इसका क्या करेंगे, चलो बता दो। 1:500 वेट बाय वॉल्यूम, ये कन्वर्ट होते ही बन जाएगा 1 ग्राम इन 500 ml। कन्वर्ट करते ही बन जाएगा 0.002 ग्राम पर ml। इसको कन्वर्ट कर लेना। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, फार्मासिस्ट हो, कोई भी एग्जामिनेशन है, यू शुड नो। ठीक है, दूसरी जो कंसेंट्रेशन है वो 1:2000 है वेट बाय वॉल्यूम, कन्वर्ट करते ही बन जाएगा 1 ग्राम इन 2000 ml। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.0005 ग्राम पर ml। अगर चाहिए तो मैं आगे चल के यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। यार ये जो इतने डिफिकल्ट, वैसे डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन ये थोड़े कंसाइज या प्रिसाइज यूनिट कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो पहली जो कंसेंट्रेशन है वो ये रही, दूसरी ये रही। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो ये 5 लीटर था, इसको भी ml में डाल दो, 5000 ml। तो ये आपकी कंसेंट्रेशन आ गई। अब कुछ नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस खाली करते हैं। ओके, कहाँ से उठाएं स्पेस? चलो ना मैं छोटी जगह पे सॉल्व कराता हूँ उसको, बस आप सॉल्व कर लेना। इसको मैंने लिख दिया है, देखो C1V1 इज इक्वल टू V2C2। हमें V1 चाहिए, राइट? तो V1 एक साइड पे होगा और आपका V2C2 अपॉन में C1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज रखनी है, तो वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये क्या है, ये C1 है, C1 ये वाली। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी C2 है। ठीक है, ये C2 है। ओके, और ये वाली V2 है। अब जब इस फॉर्मूले में इनको रखोगे, अगर चाहिए तो मैं इस पूरा सॉल्यूशन एक लिंक के साथ कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसको आप चेकआउट कर लेना कि कैसे एग्जैक्टली सॉल्व किया, मैं वो भी डाल दूंगा। ठीक है, अब पूरा है मैथ्स को लेके सॉल्व कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो जो भी यहाँ तक वीडियो देख पाए तो इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में एक वर्ड फाइल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1250 ml। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, डोंट वरी, अगर इसका सॉल्यूशन समझ नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो यहाँ पर हमारा एम्स दिल्ली 2017 का पेपर खत्म होता है, और अगली वीडियो में जो आपकी कल आएगी उसमें हम भुवनेश्वर के 100 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इनकमिंग 4 डेज भुवनेश्वर का पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना इफ यू हैवंट, क्योंकि अगर आपको लगता है फार्मा से सारी चीजें बहुत कंसेप्चुअल वे में समझाई जाती है जो कि आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं समझाई जाएगी, इतना डीप जाके कोई चीज जो है ना कि यार एग्जैक्टली क्यों कोई चीज हो रही है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड यू ऑल्सो डाउनलोड अ फार्मा माइंड्स एप्लीकेशन। उसको उस पर आपको बहुत ही सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, वेरियस कोर्सेज अवेलेबल। और उसमें मेरे जैसे काफी सारे टीचर्स जो कि नाइपर मोहाली से ही हैं वो पढ़ा रहे होंगे, एंड दैट्स व्हाई फार्मा माइंड्स इज नोन टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में विद एम्स भुवनेश्वर।